हाँ। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक बहुत ही जानी पहचानी मतलब थोड़ी कड़वी सच्चाई है। जो लोग भी रोज चार्ट्स देखते हैं या मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, अक्सर ये महसूस किया जाता है कि चार्ट पर लगे वो महंगे और एकदम जटिल इंडिकेटर्स हमेशा लेट सिग्नल देते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमेशा लीट होते हैं। मतलब स्क्रीन पर सब कुछ बहुत शानदार दिखता है, लेकिन जब तक वो क्रॉसओवर होता है ना, या जब तक कोई इंडिकेटर चीख चीख कर बाय या सेल का इशारा करता है, वो तब तक तो मार्केट की असली चाल निकल चुकी होती है। एकदम सबसे बड़ी चाल निकल चुकी होती है। और इसके ऊपर से न्यूज़ चैनल्स का शोर, ब्रेकिंग खबरें, ये सब दिमाग को और कंफ्यूज कर देती हैं। और वो जो तथाकथित ट्रेडिंग टिप्स मिलती हैं इंटरनेट पर, खैर वो तो कभी किसी के काम नहीं आती। सच बताऊं तो विडंबना यही है, इस शोरगुल में एक आम ट्रेडर उन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर हो जाता है जो असल में मार्केट को चलाती ही नहीं है। ये तो एक ऐसी रेस है जहां लोग गाड़ी के शीशे से आगे देखने के बजाय ना रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे में देखकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कमाल की बात कही है। रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। और आज हम जिस विषय की गहराई से चर्चा करने वाले हैं, वो इसी समस्या का एक बहुत ही सटीक समाधान है। बिल्कुल। आज हम मास्टरिंग मार्केट साइकोलॉजी द प्राइस एक्शन ब्लूप्रिंट नामक एक बेहद शानदार सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारी इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि जो असली प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो बिना किसी इंडिकेटर की बैसाखी के सिर्फ प्राइस की चाल को देखकर कैसे ट्रेड करते हैं। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ इस रहस्यमयी भाषा को डिकोड करने के लिए। और जब हम इस ब्लूप्रिंट के नजरिए से प्राइस एक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ चार्ट पर कुछ ट्रेंड लाइन खींच देना या डब्ल्यू और एम पैटर्न ढूंढना नहीं होता। तो फिर असल में क्या होता है? प्राइस एक्शन असल में उस स्क्रीन के पीछे चल रही एक बहुत ही खूंखार मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। मतलब ये बायर्स और सेलर्स के बीच का एक साइकोलॉजिकल बैटल है। चार्ट पर दिखने वाली हर एक कैंडल, हर एक मूव उस लड़ाई का नतीजा है। इंसानी व्यवहार का नतीजा? बिल्कुल। इस इंसानी व्यवहार को पढ़ना ही असली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। तो चलिए इसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई के सबसे पहले और सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं, इंडिकेटर्स का भ्रम और प्राइस एक्शन की सच्चाई। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस ब्लूप्रिंट में ना एक बहुत ही साधारण लेकिन आंखें खोल देने वाला गणित समझाया गया है। कहा गया है कि दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो आरएसआई हो, मैकडी हो या कोई भी ऑसिलेटर हो, वो सब खुद प्राइस के डेटा से ही बनते हैं। बिल्कुल, वो प्राइस से ही डिराइव होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट में सबसे पहले प्राइस मूव करता है और उसके बाद वो इंडिकेटर उस पुराने डेटा को प्रोसेस करके अपनी लाइन को ऊपर या नीचे करता है। तो अंततः इंडिकेटर्स हमेशा इतिहास बता रहे हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है ये उन्हें खुद नहीं पता। अगर इस बात को थोड़ा और गहरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, तो यही वो सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया के बड़े-बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा नेकेड चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी बिल्कुल साफ सुथरे चार्ट्स। एकदम साफ, बिना इंडिकेटर्स वाले। वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि चार्ट कोई मशीन नहीं है। हाँ, चार्ट सीधे तौर पर इंसानी डर, लालच और घबराहट का आईना है। जब मार्केट में पैनिक होता है, तो लोग इंडिकेटर का इंतजार थोड़ी करते हैं। बिल्कुल नहीं। वे बस अपना माल बेचते हैं और वो पैनिक, वो डर सीधा चार्ट पर लाल कैंडल्स के रूप में दिखाई देता है। प्रो ट्रेडर्स इतिहास को प्रोसेस करने वाले टूल्स का नहीं, बल्कि मार्केट के उस वर्तमान मूड का विश्लेषण करते हैं जो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात सोच रही थी, बहुत से ट्रेडर्स ये मानते हैं कि इंडिकेटर्स उन्हें एक कंफर्मेशन या एक तरह की सुरक्षा देते हैं। तो क्या वो सुरक्षा की भावना भी सिर्फ एक भ्रम है? देखिए, वो सुरक्षा की भावना असल में एक बहुत महंगा भ्रम है। महंगा भ्रम? हाँ, क्योंकि जब तक वो कंफर्मेशन मिलती है, तब तक ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। अच्छा। मान लीजिए प्राइस एक बहुत ही अच्छी जगह से पलटना शुरू करता है। प्रो ट्रेडर सिर्फ प्राइस को देखकर वहीं एंट्री ले लेगा जहां रिस्क सबसे कम है, लेकिन इंडिकेटर वाला ट्रेडर तब तक इंतजार करेगा जब तक इंडिकेटर उसे हरी झंडी ना दे दे। और तब तक तो प्राइस बहुत ऊपर जा चुका होगा। बिल्कुल। अब अगर वो ट्रेडर एंट्री लेगा तो उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। यही वो लैग है जो धीरे धीरे ट्रेडिंग अकाउंट को खाली कर देता है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे जिसे लोग सुरक्षा कवच मानते हैं, वही असल में रिस्क को बढ़ा रहा है। एकदम सही। अब अगर हम इंडिकेटर्स के इस भ्रम से बाहर निकलकर चार्ट नाम के इस आईने को पढ़ना चाहते हैं,
तो हमें इसके बुनियादी ढांचे को समझना होगा। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार ट्रेडिंग की पूरी इमारत मार्केट स्ट्रक्चर की नींव पर खड़ी होती है। मार्केट स्ट्रक्चर सबसे जरूरी चीज है। हाँ, बुनियादी रूप से सब जानते हैं कि अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई बनते हैं, और साइडवेज में मार्केट एक रेंज में फंसा होता है। ये तो बहुत ही बेसिक बात है। इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाती है। वही तो। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो फिर ज्यादातर लोग स्ट्रक्चर को पढ़ने में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि थ्योरी पढ़ना और लाइव मार्केट में उस माइंडसेट को लागू करना, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। यहीं पर एक प्रोफेशनल और एक आम रिटेल ट्रेडर के सोचने के तरीके का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। वो कैसे? एक आम ट्रेडर अक्सर चार्ट खोलता है, एक बड़ी हरी कैंडल देखता है और उसके मन में फोमो जाग जाता है। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कि मार्केट भाग रहा है, मुझे भी खरीद लेना चाहिए। बिल्कुल। वो रैंडम एंट्री ले लेता है, उसे स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक प्रो ट्रेडर कभी भी किसी भी कैंडल को देखकर रैंडम एंट्री नहीं लेता। तो वो क्या करता है? वो स्क्रीन के सामने बैठकर सबसे पहले खुद से पूछता है कि इस वक्त कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर्स के या सेलर्स के। जब तक उसे ये समझ नहीं आ जाता कि मार्केट का बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड किस तरफ है, वो माउस को हाथ भी नहीं लगाता। यानी प्रो ट्रेडर ट्रेंड को एक दिशा निर्देश की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि आम ट्रेडर सिर्फ कैंडल के रंग पर दांव लगाता है। बिल्कुल। लेकिन स्ट्रक्चर को लेकर एक और बहुत ही गहरी बात ब्लूप्रिंट में है, और वो है हायर हाईज के बीच का मोमेंटम। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। सिर्फ नया हाई बनना काफी नहीं है, बल्कि वो नया हाई कितनी ताकत से बना है, ये देखना ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन हर नया हाई पिछले हाई के बहुत करीब बन रहा है, तो इसका मतलब है कि बायर्स थक रहे हैं। स्ट्रक्चर चीख चीख कर बता रहा होता है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। हाँ, लेकिन रैंडम ट्रेडर सिर्फ नया हाई देखकर वहां बाइंग कर लेता है और फिर फंस जाता है। बिल्कुल सटीक बात। और यही वो जगह है जहां स्ट्रक्चर का ज्ञान सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ के साथ जाकर जुड़ जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये तो ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। हाँ, हर कोई इस्तेमाल करता है इन्हें। हाँ, बुनियादी रूप से सब जानते हैं कि सपोर्ट का मतलब है डिमांड, जहां खरीदार बैठे हैं, और रेजिस्टेंस का मतलब है सप्लाई, जहां बेचने वाले तैयार हैं। लेकिन पता है, इस ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटते हुए मेरे लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट क्या था? क्या था? जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि मार्केट कभी भी किसी एक सटीक लाइन का सम्मान नहीं करता। हम अक्सर चार्ट पर एक बहुत ही पतली सी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्राइस बस उसी एग्जैक्ट लाइन से टकराकर वापस लौट आएगा। यही तो सबसे बड़ी गलती है। हाँ, हकीकत में ये ब्लूप्रिंट साबित करता है कि मार्केट जोन्स का सम्मान करता है, लाइनों का नहीं। ये शायद इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे अहम हिस्सा है। सोचिए, एक लाइन बहुत ही संकीर्ण होती है, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, उनके पास हजारों करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स होते हैं। वो एक लाइन पर तो पूरे नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। वो अपने सारे ऑर्डर्स किसी एक सटीक प्राइस पॉइंट पर कभी पूरे नहीं कर सकते। इसलिए वे एक पूरे इलाके, एक पूरी रेंज में धीरे धीरे बाइंग या सेलिंग करते हैं। इसीलिए डिमांड और सप्लाई हमेशा एक जोन में फैली होती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर कोई सपोर्ट लाइन बार बार टेस्ट हो रही है, प्राइस उसे बार बार छू रहा है, तो वो बहुत मजबूत हो जाती है। क्या ये सही है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ब्लूप्रिंट स्पष्ट रूप से जोन की मजबूती और कमजोरी के बीच का अंतर समझाता है। अच्छा, तो वो अंतर क्या है? अगर प्राइस किसी सपोर्ट जोन पर आता है और वहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है, यानी प्राइस बहुत तेजी से हाई वॉल्यूम के साथ वहां से बाउंस होकर ऊपर भाग जाता है, तो वो एक मजबूत डिमांड जोन है। ओके। लेकिन अगर प्राइस बार बार उसी सपोर्ट जोन पर आकर टकरा रहा है और वहां से बाउंस बहुत छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दीवार कमजोर हो रही है। सेलर्स बार बार उस जोन पर हथौड़ा मार रहे हैं। यानी वहां मौजूद सारे बाइंग ऑर्डर्स खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में वो सपोर्ट जोन टूटने की कगार पर होता है, मजबूत नहीं हो रहा होता। तो फिर एक मजबूत रेजिस्टेंस की पहचान क्या होगी? वो दीवार कैसी दिखती है? मजबूत रेजिस्टेंस वो होता है जहां प्राइस जाए और मानो उसे करंट लग जाए। करंट लग जाए। हाँ, वहां से एक शार्प रिवर्सल हो, प्राइस तेजी से नीचे गिरे। इसका मतलब है कि वहां बहुत एग्रेसिव सेलर्स बैठे हैं
और प्रो ट्रेडर्स का तरीका यही होता है कि वे बीच रास्ते में यानी नो मैन्स लैंड में कभी ट्रेड नहीं करते। वे धैर्य के साथ प्राइस के इन जोन्स में आने का इंतजार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जोन में आने के बाद भी वे अंधे होकर एंट्री नहीं लेते। वे कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। और ये कंफर्मेशन हमें कोई इंडिकेटर नहीं देता, बल्कि ये कंफर्मेशन हमें मिलती है कैंडलस्टिक्स की भाषा से। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की, जिसे इस ब्लूप्रिंट में भावनाओं का दृश्य रूप कहा गया है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है कि कैंडल्स सिर्फ लाल और हरे रंग के डिब्बे नहीं हैं, वे असल में मार्केट के जमे हुए इमोशंस हैं। सही कहा। एक बुलिश कैंडल का सीधा मतलब है कि उस खास समय के दौरान बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया है, और एक बेरिश कैंडल साफ तौर पर सेलर्स के शक्ति प्रदर्शन को दिखाती है। और इस शक्ति प्रदर्शन को कुछ बेहद महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जरिए पढ़ा जाता है, जैसे कि पिन बार, एनगल्फिंग और इनसाइड बार। पिन बार तो बहुत फेमस है। हाँ, अगर हम पिन बार की गहराई में जाएं तो उसकी जो लंबी वेक या पूंछ होती है वो कोई मामूली चीज नहीं है। वो लंबी वेक एक पूरी कहानी बयां करती है। कैसी कहानी? वो दिखाती है कि एक पक्ष में मान लीजिए सेलर्स ने प्राइस को बहुत नीचे तक धकेलने की कोशिश की, लेकिन बायर्स वहां घात लगाए बैठे थे। उन्होंने पूरी ताकत से प्राइस को वापस ऊपर धकेल दिया और नीचे सिर्फ एक लंबी सी पूंछ रह गई। वो पूंछ असल में प्राइस रिजेक्शन का बहुत बड़ा सबूत है। और इनगल्फिंग पैटर्न? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब है कि पिछली लाल कैंडल में सेलर्स ने जो भी मेहनत की थी, अगली ही बड़ी हरी कैंडल ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। बायर्स ने पूरा टेक ओवर कर लिया। लेकिन इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ ब्लूप्रिंट में एक बहुत बड़ा सीक्रेट जुड़ा हुआ है, जिसे जाने बिना ये सारे पैटर्न्स किसी काम के नहीं हैं। बिल्कुल, और वो सीक्रेट है लोकेशन। इस पूरे प्राइस एक्शन ब्लूप्रिंट का ये सबसे गहरा और अहम नियम है कि बिना सही लोकेशन के कोई भी कैंडल पैटर्न पूरी तरह से बेकार है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए चार्ट पर एक बहुत ही शानदार बुलिश पिन बार बन जाती है और एक आम ट्रेडर उसे देखकर तुरंत एंट्री ले लेता है, ये सोचकर कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन वो पिन बार चार्ट के बीचों बीच बिना किसी सपोर्ट के बस हवा में लटक रही है। तो वो ट्रेडर वहां पक्का फंस जाएगा, क्योंकि एक पिन बार की अहमियत तभी है जब वो किसी महत्वपूर्ण जोन पर बने। इसे एक उदाहरण से समझें। एक राजा अपने महल में ताकतवर होता है, जंगल में नहीं। बहुत खूब। अगर एक बुलिश पिन बार एक मजबूत सपोर्ट जोन पर बनती है तो वो ये कंफर्म कर रही है कि जो डिमांड जोन हमने मार्क किया था वहां सच में बायर्स मौजूद हैं और वो अब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन वही पिन बार अगर किसी रैंडम जगह पर बनती है तो वो सिर्फ मार्केट का नॉइज है, वहां कोई स्मार्ट मनी नहीं है। लोकेशन और पैटर्न का सही तालमेल ही सफलता की चाबी है। स्मार्ट मनी, ये शब्द आते ही उस सबसे बड़े जाल की बात करना जरूरी हो जाता है जिसमें अक्सर नए और थोड़े अनुभवी ट्रेडर्स भी फंस जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ ब्रेकआउट्स के भ्रम की। ओहो, ब्रेकआउट्स, ये तो रिटेल ट्रेडर्स का फेवरेट टॉपिक है। हाँ, उन्हें ब्रेकआउट्स बहुत पसंद होते हैं। जैसे ही कोई प्राइस किसी रेजिस्टेंस जोन को तोड़कर जरा सा ऊपर निकलता है, एक अजीब सा उत्साह छा जाता है। लोग टूट पड़ते हैं ये सोचकर कि बस अब मार्केट रॉकेट बन जाएगा। लेकिन इस ब्लूप्रिंट की असलियत ये है कि मार्केट में होने वाले ज्यादातर ब्रेकआउट फेक होते हैं। वे सिर्फ एक धोखा होते हैं। और ये धोखा कोई इत्तेफाक नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। ये धोखा जानबूझकर स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और बैंक्स द्वारा रचा जाता है। ये उनकी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे लिक्विडिटी ग्रैब कहा जाता है। इस लिक्विडिटी ग्रैब को समझना बहुत जरूरी है। इसे हम एक व्हेल मछली के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ी व्हेल को समंदर की गहराई में जाने से पहले सतह पर आकर एक गहरी सांस लेनी होती है। उसे बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है। स्मार्ट मनी वही व्हेल है। एकदम सटीक उदाहरण है। जब उन्हें हजारों करोड़ों की सेलिंग करनी होती है तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनसे वो माल खरीदे, और वो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है? आम रिटेल ट्रेडर्स से। सही कहा। स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को उस रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा ऊपर धकेलती है। रिटेल ट्रेडर देखता है कि लाइन टूट गई है, वो उत्साहित होकर बाय का बटन दबाता है। और जो लोग पहले से सेल करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस भी तो उसी लाइन के ठीक ऊपर पड़े होते हैं। हाँ, जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं मार्केट में बाय ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। यही वो लिक्विडिटी है जिसकी स्मार्ट मनी को तलाश थी। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स बाइंग में फंसते हैं, स्मार्ट मनी अपने सेलिंग ऑर्डर्स डंप कर देती है और एक झटके में मार्केट पलट जाता है। वो ब्रेकआउट वाली हरी कैंडल
तुरंत एक लाल कैंडल में बदल जाती है और प्राइस तेजी से नीचे आ जाता है। बेचारा रिटेल ट्रेडर हैरान रह जाता है कि ये क्या हुआ। यही तो ट्रैप है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ट्रेडर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रेकआउट असली है और कौन सा ये वेल वाला नकली ट्रैप है। ब्लूप्रिंट में इसके बहुत ही स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। एक असली ब्रेकआउट में हमेशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जिसकी बॉडी उस जोन के पार जाकर पूरी तरह से क्लोज होती है। उस कैंडल के पीछे वॉल्यूम बहुत हाई होता है। और सबसे जरूरी बात जो प्रो ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है वो है रीटेस्ट। असली ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस अक्सर वापस उसी जोन को छूने आता है और वो जोन होल्ड करता है, यानी जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करता है। वहीं दूसरी ओर एक फेक ब्रेकआउट में कैंडल के सिर्फ एक विक या पूंछ जोन के बाहर जाती है, लेकिन जब वो कैंडल क्लोज होती है तो उसकी बॉडी जोन के अंदर ही बंद हो जाती है और इसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं होता। हाँ, अगली कैंडल उसी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि तुरंत मार्केट उल्टी दिशा में दौड़ने लगता है। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स कभी भी लाइन टूटते ही कूद नहीं पड़ते। वे हमेशा उस रीटेस्ट का इंतजार करते हैं। जब प्राइस उस तोड़े गए जोन पर वापस आता है, वहां संभलता है और दोबारा अपनी दिशा में मुड़ने का कंफर्मेशन देता है, वे सिर्फ तभी एंट्री लेते हैं। इसमें भले ही ट्रेड छूटने का थोड़ा डर हो, लेकिन ये उनके रिस्क को कई गुना कम कर देता है। और यही अनुशासन इस ब्लूप्रिंट के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को जन्म देता है, प्रो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी का 6 कदम वाला मॉडल। अब तक हमने जो भी बारीकियां समझी हैं, उन सभी को मिलाकर ये एक प्रैक्टिकल मॉडल तैयार होता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक प्रो ट्रेडर का पूरा मनोवैज्ञानिक सफर है। तो चलिए इस 6 स्टेप मॉडल के सफर पर चलते हैं। पहला कदम है स्ट्रक्चर की पहचान, यानी स्क्रीन खुलते ही सबसे पहले ये तय करना कि बड़ी तस्वीर क्या है, ट्रेंड किस तरफ है। एक बार ट्रेंड साफ हो गया तो दूसरा कदम आता है जोन मार्क करना। ये वो समय है जब चार्ट पर महत्वपूर्ण डिमांड और सप्लाई एरियाज तय किए जाते हैं। और यहाँ पतली लाइनें नहीं खींचनी है, पूरे जोन्स मार्क करने हैं। बिल्कुल। अब आता है तीसरा कदम, जो सुनने में सबसे आसान लेकिन करने में सबसे मुश्किल है, प्राइस का इंतजार। यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। हाथ बांधकर बैठना पड़ता है। प्राइस को अपने बनाए हुए जोन तक खुद चलकर आने देना होता है। ट्रेड लेने की जो तलब उठती है उसे मारना ही असली इम्तिहान है। ये इंतजार वाकई एक तपस्या है, और जब ये तपस्या पूरी होती है तब शुरू होता है चौथा कदम, कंफर्मेशन। जोन में प्राइस के आते ही तुरंत बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। यहाँ उस लोकेशन पर सही कैंडल पैटर्न बनने का इंतजार करना है, जैसे किसी सपोर्ट पर एक अच्छी पिन बार का बनना। और एक बार कंफर्मेशन मिल गई तब आता है 5वां कदम, एंट्री। पूरी कन्विक्शन के साथ एक ऐसी जगह पर एंट्री लेना जहां स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा और तार्किक हो। और अंतिम छठा कदम है टारगेट। हवा में कोई भी काल्पनिक टारगेट नहीं रखना है। एंट्री लेने के बाद मार्केट का जो अगला महत्वपूर्ण जोन है वही तार्किक टारगेट होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यही 6 कदम का सफर एक गैम्बलर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलता है। तो आज की हमारी इस बेहद दिलचस्प चर्चा और इस ब्लूप्रिंट के पन्नों को समेटते हुए ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो लोग शॉर्टकट की तलाश में जादुई इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं वो असल में खुद को एक कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही। जबकि प्राइस एक्शन पर ध्यान केंद्रित करने से, मार्केट की असली भाषा को समझने से एक अद्भुत क्लैरिटी मिलती है। ये ब्लूप्रिंट साबित करता है कि मार्केट कोई रैंडम मशीन नहीं है। ये पूरी तरह से इंसानी साइकोलॉजी, लालच और डर पर आधारित है। एक सफल ट्रेडर बनने का मंत्र यही है कि बाहरी शोर कम हो और प्राइस के व्यवहार पर ध्यान ज्यादा हो। इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही अलग परिप्रेक्ष्य में रखते हुए ये ब्लूप्रिंट जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। वो क्या है? जरा इमेजिन करना, अगर इन चार्ट्स पर दिखने वाला प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ इंसानी डर, लालच और भीड़ की मनोविज्ञान का एक सीधा दृश्य है, अगर हर कैंडल का उत्साह और पैनिक लाखों लोगों की कलेक्टिव सोच का रिफ्लेक्शन है, तो क्या इस प्राइस एक्शन के इन बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले सामूहिक व्यवहार को समझने के लिए भी कर सकते हैं? क्या समाज में उठने वाले नए ट्रेंड्स, लोगों के अचानक बदलने वाले ओपिनियंस और यहां तक कि हमारे आसपास होने वाले छलावों को भी इसी मनोविज्ञान के जरिए पहले से भांपा और डिकोड किया जा सकता है?
ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो दिमाग के दरवाजे खोल देता है और हमें इन चार्ट्स की दुनिया के बाहर भी बहुत कुछ गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के सफर में बस इतना ही। सीखते रहिए, चार्ट्स के पीछे छिपी उस दिलचस्प इंसानी कहानी को पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने जोन्स का इंतजार करना मत भूलिए।